नमस्कार मित्रों, वेलकम टू एडु क्षेत्र। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनल कनेक्टिविटी के बारे में। वर्तमान के समय में पूरे संसार में कनेक्टिविटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट के रूप में उभर के आई है। इसी क्रम में भारत भी नेशनल और ग्लोबल कनेक्टिविटी की तरफ और अधिक इंटरेस्ट और कमिटमेंट दिखा रहा है। हाल ही के वर्षों में फिजिकल और डिजिटल दोनों प्रकार की कनेक्टिविटी भारत की पॉलिसी मेकिंग का एक महत्वपूर्ण बिंदु बन गई है। भारत न केवल अपने नेबरहुड के देशों बल्कि एक्सटेंडेड नेबरहुड में स्थित देशों से भी कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए काफ़ी सारे कदम उठा रहा है, जिनमें पोर्ट, रेल और हवाई इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, नई पाइपलाइन बिछाना, नई इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क का निर्माण और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को बढ़ाना आदि शामिल हैं। परंतु विभिन्न क्षेत्रों में इतने प्रयासों और प्रोग्रेस के बाद भी रीजनल कनेक्टिविटी के मार्ग पर भारत काफ़ी सारी चुनौतियों का सामना कर रहा है। वर्तमान समय में कनेक्टिविटी और इकोनॉमिक ग्रोथ का एक गहरा संबंध है। इसी संदर्भ में ये रीजनल कनेक्टिविटी को समझना आवश्यक हो जाता है। मित्रों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रीजनल कनेक्टिविटी का क्या अर्थ होता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। साथ ही समझेंगे कि हाल ही के समय में रीजनल कनेक्टिविटी भारत की स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटी के रूप में क्यों उभर के साई है। हम ये भी समझेंगे कि रीजनल कनेक्टिविटी की दिशा में भारत की क्या स्ट्रैटेजी हैं और भारत ने अब तक क्या क्या कदम उठाए हैं। साथ ही हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्रॉस कंट्री रीजनल कनेक्टिविटी में भारत क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है। अंत में हम ये जानकर समाप्त करेंगे कि भारत इन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम कर सकता है और रीजनल कनेक्टिविटी का पूरा फ़ायदा उठाकर रीजनल लीडर के रूप में स्वयं को स्थापित कर सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रीजनल कनेक्टिविटी का क्या अर्थ होता है और ये रीजनल ग्रोथ के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। मित्रों, रीजनल कनेक्टिविटी एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। इसका साधारण भाषा में अर्थ होता है विभिन्न देशों के रीजनल नेटवर्क जैसे कि व्यापार और परिवहन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और पीपल टू पीपल नेटवर्क आदि को आपस में इंटीग्रेट करना या जोड़ना। रीजनल कनेक्टिविटी के अंदर फिजिकल कनेक्टिविटी या हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशनल कनेक्टिविटी दोनों आती हैं। फिजिकल कनेक्टिविटी के अंदर ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, डिजिटल कनेक्टिविटी आदि आ जाती हैं। वहीं इंस्टीट्यूशनल कनेक्टिविटी के अंतर्गत ट्रेड फैसिलिटेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग मैकेनिज्म, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स, कोऑर्डिनेशन के लिए इंस्टीट्यूशन की स्थापना आदि आ जाते हैं। मित्रों, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को बढ़ावा देने के लिए रीजनल कनेक्टिविटी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यही इकोनॉमिक इंटीग्रेशन काफ़ी सारी तरीक़ों से रीजनल ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है। पहला, रीजनल कनेक्टिविटी के माध्यम से एफिशिएंट प्रोडक्ट सप्लाई चेन के विकास को बढ़ावा मिलता है, जिसके कारण रीजन में बन रहे प्रोडक्ट की कम्पिटिटिवनेस बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप अच्छे रीजनल कनेक्टिविटी वाले राष्ट्र ग्लोबल वैल्यू चेन्स का हिस्सा बन सकते हैं। दूसरा, रीजनल कनेक्टिविटी के कारण ट्रेड काफ़ी मजबूत और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना काफ़ी सुगम और सस्ता हो जाता है। परिणाम स्वरूप लोगों को बेटर एम्प्लॉयमेंट और मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ के एक्सेस के साथ साथ ही अच्छी हेल्थ, एनर्जी, एजुकेशन आदि की सुविधाएं की एक्सेस भी मिलती हैं, जिसके कारण देशों के अंदर और विभिन्न देशों के बीच इनइक्वालिटीज़ कम होने लगती हैं। तीसरा, रीजनल कनेक्टिविटी के कारण ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट काफ़ी आसान हो जाता है और पीपल टू पीपल लिंकेज और अधिक मजबूत हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप रीजनल इंटीग्रेशन को मजबूती मिलती है और वेरियस नेशंस के बीच पॉलिटिकल बैरियर और कॉन्फ्लिक्ट कम कर देता है। नेक्स्ट है कि रीजनल कनेक्टिविटी क्लाइमेट चेंज को कम करने में भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। रीजनल कनेक्टिविटी के परिणाम स्वरूप इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम स्थापित किए जा सकते हैं, जिनके माध्यम से इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्रिएट कर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती हैं। परिणाम स्वरूप पर कैपिटा एमिशंस काफ़ी लेवल तक कम हो सकता है। पांचवा, डिजिटल कनेक्टिविटी के माध्यम से बिजनेस के ऑपरेट करने और लोगों के आपस में इंटरेक्ट करने के तरीकों को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। परिणाम स्वरूप इकोनॉमी के हर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सकता है। नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी को बढ़ावा देने में भी रीजनल कनेक्टिविटी एक अहम रोल अदा कर सकती है। मित्रों, पिछले 5 से 6 वर्षों में भारत ने इंट्रा और इंटर रीजनल कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दिया है। साउथ एशिया के अंदर नेबरहुड पॉलिसी के अंतर्गत भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार आदि देशों के साथ कनेक्टिविटी नेटवर्क्स को मजबूत किया है। साथ ही भारत ने इन नेटवर्क्स को साउथ ईस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया तक एक्सपेंड करने का प्रयास कर रहा है। रीजनल ग्रोथ और डेवलपमेंट के रूप में होने वाले फ़ायदे के अलावा कुछ स्ट्रैटेजिक कारण भी भारत को रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। पहला महत्वपूर्ण कारण है साउथ व साउथ ईस्ट एशिया में चीन का बढ़ता प्रभाव। पिछले कुछ वर्षों में चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस और डेवलपमेंट के माध्यम से साउथ एशिया
में अपना डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और राजनीतिक प्रभाव को काफ़ी स्तर तक बढ़ा दिया है। साथ ही चीन ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अपने वीटो का प्रयोग कर भारत के पड़ोसी मुल्कों में अपने प्रभाव को बढ़ाया है। इसमें सबसे लेटेस्ट है म्यांमार में मिलिट्री कूप की निंदा करने वाले यूएनएससी के स्टेटमेंट को अपने वीटो के दम पर रोक देना। भारत का रीजनल कनेक्टिविटी को मजबूत करने का कारण चीन के इस बढ़ते इन्फ्लुएंस को काउंटर करना है और भारत को रीजनल पावर के रूप में स्थापित करना भी है। दूसरा कारण है बढ़ती एनर्जी डिमांड के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सुनिश्चित करना। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स में एनर्जी कनेक्टिविटी एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। एनर्जी कोऑपरेशन के माध्यम से विभिन्न देशों के बीच एनर्जी के डिमांड और सप्लाई के गैप को भरा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर गर्मियों के दौरान भारत की एनर्जी डिमांड को भूटान और नेपाल जैसे देश अपनी हाइड्रो पावर की कैपेसिटी के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट कारण है भारत को सप्लाई चेन हब के तौर पर स्थापित करना। रीजनल कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण नेटवर्क्स को स्थापित कर भारत को ग्लोबल सप्लाई हब बनाने में अहम रोल प्ले कर सकता है। इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया में स्ट्रॉन्ग रीजनल कनेक्टिविटी भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के पीछे भारत का एक कल्चरल विजन भी है। भारत का लक्ष्य है कि रीजनल कनेक्टिविटी के माध्यम से साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में भारत को सिविलाइजेशनल पावर के रूप में स्थापित करना है। पर क्या रीजनल कनेक्टिविटी के केवल फ़ायदे ही फ़ायदे हैं? ऐसा नहीं है। कनेक्टिविटी बढ़ाने के प्रोसेस और उसके परिणाम स्वरूप कुछ चैलेंजेस भी उत्पन्न होते हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कारण वनरेबल लोगों के विस्थापन और इकोलॉजिकली सेंसिटिव क्षेत्रों को बर्बाद होने का खतरा बना रहना, कंटेजियस बीमारियां जैसे कि कोरोना आदि का एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में स्पीड के साथ फैलना, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जैसे कि इलीगल माइग्रेशन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग आदि में बढ़ोतरी, सीमांत राज्यों में इंसर्जेंसी के रूप में सिक्योरिटी के उत्पन्न होने की संभावना भी रहती है। इसके साथ ही रीजनल कनेक्टिविटी से कुछ ही देशों को फ़ायदा हो और कुछ पिछड़े ही रह जाएं, ऐसे होने की संभावना भी बनी रहती है। अब हम बात कर लेते हैं कि रीजनल कनेक्टिविटी की दिशा में भारत की स्ट्रेटजी के बारे में। भारत के रीजनल कनेक्टिविटी के विजन में इंडियन एंड पैसिफिक ओशन के आइलैंड्स के साथ साथ कैरिबियन आइलैंड्स भी शामिल हैं। इस विजन में सभी कॉन्टिनेंट शामिल हैं और सभी के साथ पार्टनरशिप बनाने का भारत का लक्ष्य है। भारत का कनेक्टिविटी अप्रोच ट्रांसपेरेंसी, इंक्लूसिविटी, सस्टेनेबिलिटी, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, रूल बेस्ड कनेक्टिविटी, रेस्पॉन्सिबल एंड वायबल कनेक्टिविटी और रेस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जैसे सिद्धांतों पर आधारित हैं। इस दिशा में भारत ने काफ़ी सारे कदम बढ़ाए हैं, जैसे कि इंडो यूरोपियन यूनियन कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कनेक्टिविटी, इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव, जापान के साथ मिलकर स्थापित की जा रही एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर आदि शामिल हैं। इसके साथ ही भारत कई सारे रीजनल कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रहा है। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की दिशा में कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, चाबहार पोर्ट, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर आदि शामिल हैं। मित्रों, ऐसा नहीं है कि रीजनल कनेक्टिविटी की ये राह आसान है। भारत के क्रॉस कंट्री रीजनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के सामने काफ़ी सारी चुनौतियां हैं। इन चैलेंजेस को हम ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि जियोपॉलिटिकल, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक और लॉजिस्टिक चैलेंजेस। मित्रों, सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल चैलेंज है चाइना का साउथ और साउथ एशिया में बढ़ते प्रभाव के परिणाम स्वरूप भारत को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ compete करना पड़ रहा है। इसके साथ ही रीजन में मौजूद अनसर्टेन जियोपॉलिटिकल स्थितियां, खासकर राजनीतिक अस्थिरता क्षेत्र में डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में बाधा उत्पन्न करती हैं। कनेक्टिविटी रूट्स की सिक्योरिटी भी एक बड़ा चैलेंज है। साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया का क्षेत्र पहले से ही काफ़ी सारे ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस जैसे कि पायरेसी, इंसर्जेंसी, टेररिज्म आदि का सामना करता रहा है। इसके साथ ही क्रॉस रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंस की पर्याप्त उपलब्धता भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। इन हाई रिस्क प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी झिझकते हैं। मित्रों, भारत के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में काफ़ी डिले होना भी रीजनल कनेक्टिविटी को अचीव करने की दिशा में एक चैलेंज है। इस देरी के मुख्य कारणों में ब्यूरोक्रेटिक डिले, धीमा भूमि अधिग्रहण, प्रोसीजरल समस्याएं, इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस आदि शामिल हैं। लॉजिस्टिक चैलेंज में सबसे अहम है विभिन्न देशों की प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी, जिसके कारण क्रॉस कंट्री ट्रेड कनेक्टिविटी में काफ़ी सारे बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। इसके साथ ही रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि बिमस्टेक एंड सार्क के बीच समन्वय, बॉर्डर पर नॉन फिजिकल बैरियर आदि भी रीजनल कनेक्टिविटी की दिशा में चैलेंज हैं। अब सवाल ये आ जाता है कि इन सारे चैलेंजेस को भारत किस प्रकार से ओवरकम कर सकता है ताकि रीजनल कनेक्टिविटी का फ़ायदा उठाकर
और रीजनल लीडर के रूप में उभर सकता है। सर्वप्रथम कनेक्टिविटी के क्षेत्र में क्रॉस सेक्टरल और मल्टी फैसेटेड अप्रोच को मजबूत करने की ज़रूरत है, जिसके लिए विभिन्न स्टेक होल्डर्स जैसे कि सेक्टरल मिनिस्ट्रीज, स्टेट गवर्नमेंट्स, प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव्स, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन के बीच कोऑर्डिनेशन स्थापित करना होगा। साथ ही एक विदेशी मंत्रालय के अंदर एक विशेष एजेंसी क्रिएट करनी होगी जो इन सबको देखरेख कर सके और सफल बना सके। दूसरा है कि भारत को अपने यूनिक कैपेबिलिटीज़ के क्षेत्र में स्वयं को मजबूत करना होगा ताकि रीजनल कनेक्टिविटी के उत्पन्न ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाया जा सके। तीसरा, भारत को ग्लोबल कैपिटल के साथ साथ पब्लिक फंड जैसे कि सॉवरन वेल्थ फंड आदि का उपयोग कर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना होगा ताकि सस्टेनेबल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट सुनिश्चित किए जा सके। इसके लिए डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ग्रीन बॉन्ड्स, एक्सपोर्ट क्रेडिट जैसे टूल्स का सदुपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि भारत को छोटे परंतु करने योग्य इनिशिएटिव्स को अच्छे से इम्प्लीमेंट करना होगा। क्रॉस बॉर्डर प्रोजेक्ट्स का चुनाव करने के लिए प्रॉपर डेटा एनालिसिस और प्रोजेक्ट इवेल्युएशन तकनीक का उपयोग किया जा सकता है। अगला है कि भारत को बायलैटरल एंड ट्रायलैटरल एग्रीमेंट्स के माध्यम से साउथ एशियन देशों के बीच ट्रेड ओपननेस और ट्रेड फैसिलिटेशन को बढ़ाना होगा। इसके लिए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का व्यापक उपयोग किया जा सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भारत को एक्स्ट्रा रीजनल पावर जैसे कि यूएसए और जापान के बीच कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन को बढ़ाना होगा ताकि इनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस से सीखा जा सके। मित्रों, अंत में मैं यही कहकर समाप्त करना चाहूँगा कि आज के समय में कनेक्टिविटी बहुत ही महत्वपूर्ण है। शॉर्ट टर्म में जहां एक तरफ कनेक्टिविटी के परिणाम स्वरूप नए मार्केट और संभावनाओं का निर्माण होता है, वहीं मीडियम से लॉन्ग टर्म में ये भविष्य के आर्थिक विकास की नींव डालती है। अतः भारत को अपने रीजनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स की गति को तेज करना होगा। मित्रों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।